Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topics physical quantities, international system of units and scientific notations. Now these are the very simple and easy topics of our chapter number 1. Now students, we are going to discuss the topic physical quantities, but before it start, I want to say that we are covering our chapter number 1, measurements, and when we talk about the measurements, so physical quantities की बड़ी importance है measurements में, क्योंकि जब भी हम measurements की बात करते हैं तो हम अपनी physical quantity को measure करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और हम उनको किस तरह मेजर करते हैं. नाउ तो हियर वी हैव बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी measured. We can simply define it as the quantity which can be measured is known as the physical quantity. Now here we have two basic types of the physical quantities. First one is the base physical quantities or base quantities, and second one is derived quantities. Now as their name is simple, so they are defining itself what are the base quantities. We can simply define it as in terms of which the other physical quantities can be defined. Simple base quantities ऐसी quantities हैं कि जिनकी base पर दूसरी physical quantities को define किया जाता है या जो खुद किसी दूसरी quantity से derived नहीं होती. अगर हम इनकी example देखते हैं तो we have length, mass and time. Students, यहाँ पे हमें ये मालूम है कि mass, लेंथ और टाइम ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हो रही होती, यानी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन ज़रूर नहीं होती. यानी अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, अगर हम लेंथ को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें किसी दूसरी क्वांटिटी का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ इटसेल्फ डिफाइन हो जाएगी. इसी तरीके से मास अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस देने की या किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद मास को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन एक्सप्लेन द मास सिंपल. सिमिलर वी कैन डिफाइन द टाइम. सो दीज आर all the base quantities. Now derived quantities, we can define it simply as which are derived from the other physical quantities. Now the examples of the derived physical quantities we have, first one is velocity and second one is acceleration. Here we have third example, force and so on. सिंपली स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ अपने नाम से ही रिप्रेजेंट हो रही हैं. ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने पर डिफाइन होती हैं. यानी अगर आप किसी एक क्वांटिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं तो उससे पहले किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होंगे, तो कहीं जाकर उसकी डेफिनेशन मुकम्मल होगी तो आपको ड्राइव क्वांटिटी डिफाइन होते हुए या एक्सप्लेन होते हुए नज़र आएगी. जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एक लेंथ है और टाइम है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी, यानी ये दोनों लेंथ और टाइम ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं. इन बेस क्वांटिटीज़ से जो फॉर्मूला या जो आपके पास क्वांटिटी ड्राइव हो रही है वो है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बेस क्वांटिटी से ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका नाम हम velocity दे रहे हैं. Similarly, we have acceleration which is equal the velocity upon time. तो acceleration velocity और time से define हो रहा है. बगैर velocity और acceleration को explain किए, समझे, देखे, note किए और उसकी measurement किए हम acceleration को define नहीं कर सकते. Now, similarly, force which is equal to mass into acceleration. मास और एक्सेलरेशन को आपको पहले डिफाइन करना
करना पड़ेगा, तो कहीं जाके आपकी फोर्स डिफाइन होगी। तो इस तरीके से ये जो हमारी यहाँ 3 एग्जांपल्स मौजूद हैं, ये ड्राइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑन वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए हमने एक सिस्टम, एक आइडेंटिटी बनाई जो कि हमारी इन बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सके। देयरफॉर इन 1960 इंटरनेशनल कमेटी agreed on a set of the definitions and standards to describe the physical quantities. The system that was established is called the System International, जिसको हम SI system कहते हैं। Now, basically it has 3 categories. First one is the base units, and second one is supplementary units, and third one is derived units. Now students, we are going to represent the base units. There are the 7 base units for the various physical quantities represented as the length, mass, time, current, temperature, amount of substance, and the light intensity. Now basically these are the base units. Students, बिल्कुल जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं या उसको कैटेगराइज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, और दूसरी कैटेगरी हम बनाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। तो इन क्वांटिटीज को आइडेंटिटी देने के लिए हमने यूनिटरी सिस्टम या यूनिट सिस्टम बनाया। तो जिस तरीके से हमारे पास ये SI यूनिट सिस्टम हमें बताता है कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इटसेल्फ डिफाइन हो रही होती हैं और उन्हें ड्राइव करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी को ड्राइव नहीं करना पड़ता, यानी उन क्वांटिटीज की एक्सप्लेनेशन, उन क्वांटिटीज की डेफिनेशन के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करना पड़ता। बिल्कुल इसी तरीके से इन क्वांटिटीज की यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स हैं, इनको भी डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल लेंथ, तो हमने बात की थी कि लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो लेंथ हमारे पास है इसकी यूनिट है मीटर। अब मीटर को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और दूसरी यूनिट को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, या मीटर किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव होकर नहीं हमें मिल रहा। ठीक है, देयरफॉर वी हैव लेंथ विच इज द बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड इट हैज यूनिट और बेस यूनिट which is the meters, and the symbol of the length is m, and so on. Now these are the 7 base units for the physical quantities. Now students, we are going to explain the supplementary units. What are the supplementary units? Basically अगर हम supplementary units को define करते हैं तो supplementary units बेसिकली एंगल की रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो हमारे एंगल्स हैं हम उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन करते हैं, या एंगल की जो यूनिट्स होती हैं उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन करते हैं। नाउ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज नॉट येट क्लासिफाइड certain units of SI under either base or derived units. These SI units are called the supplementary units. This class contains basically only 2 units of purely geometrical quantities, which are the plane angle and the solid angles. Now we have here the 2 representations of the supplementary units. First one the plane angle and second one is solid angle. The plane angle has unit radians and the solid angle represents with the unit steradian. Now we are going to explain it
Further, first one is the plane angle. Now what is the plane angle? It represents the unit radian. So we are going to define the radian, so it will define the plane angle. Now we have simple definition of the radian. The plane angle subtended at the center of the circle by an arc of the length equal to the radius. Now we have a relation which is theta is equal to s upon r, where the theta is the ratio between the two lengths. Now students, ये टू जो लेंथ यहाँ रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ये लेंथ्स कौन सी हैं? बेसिकली ये जो आर्क लेंथ है, ये एक आर्क लेंथ, एक लेंथ ये है हमारे पास, एंड सेकेंड वन इज द रेडियस. नाउ दिस इज द रेडियस. आर्क लेंथ और इस रेडियस का जो रेशो है, बेसिकली उसको हम ये एंगल थीटा डिफाइन करते हैं. नाउ एज वी नो दैट the circumference of the circle which is equal to pi r, so we can represent it as the 2 pi radians is equal to 360 degree. Now one complete circle represents the 2 pi radians, and if we talk about the degrees in degrees, so one complete circle represents the 360 degree. So 2 pi radian is equal to 360 degree. When we cover 2 pi radians or 360 degree, so we complete one revolution. Means one complete revolution represents the 360 degree or 2 pi radians. Now what is the 1 radian? We have this relation which is 2 pi radian is equal to 360 degree. Now move 2 pi towards the right side. We have 1 radians is equal to 360 degree divided by 2 pi. After solving this value, we get 57.3 degrees. Means 1 radians is equal to 57.3 degree. Now students, we are going to explain the supplementary units, and the second part of the supplementary units, which is the solid angle, and the unit of the solid angle is the steradian. Now we can simply define it as the solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of that sphere. Now students, सिंपल आप स्टेरेडियन को कुछ यूं समझ सकते हैं कि स्टेरेडियन 3 डायमेंशनल एंगल्स होते हैं. किसी भी सॉलिड सरफेस के 3 डायमेंशनल एंगल को या सॉलिड एंगल्स के 3 डायमेंशनल एंगल को आप स्टेरेडियन डिफाइन करते हैं. अभी हमने जो लास्ट स्लाइड देखी उसमें जो प्लेन एंगल्स थे, वो जो प्लेन एंगल हैं उनकी यूनिट हम रेडियंस डिफाइन कर रहे हैं. बेसिकली दीज आर दी 2 डायमेंशनल एंगल्स. यहाँ पे स्टेरेडियन 3 डायमेंशनल एंगल की रिप्रेजेंटेशन है. टू रिप्रेजेंट द स्टेरेडियन वी हैव 3 सिंपल पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस small r is 4 pi r square. So according to the definition of steradian, the solid angle subtended by a closed sphere at its center is 4 pi r square divided by r square, which is 4 pi. Now in fact, any closed surface subtends a solid angle of 4 pi SR at any of its interior point. Now student, अगर आपके पास कोई एक solid sphere है like this, इस solid sphere का अगर मैं एक इस तरह का पोर्शन जो यहाँ इस फिगर में हाईलाइट किया गया है, जिसको मैं कोन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर इसको ऑब्जर्व करूँ,
जिसका सरफेस एरिया और इसके रेडियस को जब मैं अरेंज करूँगा तो मेरे पास इसका सॉलिड एंगल यानी स्टेरेडियन मुझे मिल जाएगा। यानी मैं अपने कुछ इस कोनिक एरिया के ऊपर ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। नाउ जिसका रेडियस है स्मॉल आर और इसकी ये जो सरफेस है इसको हम एस से डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम अपने इस सरफेस एरिया जो कि एस है अपने इस कोन के रेडियस आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन पॉइंट्स में 4 पाई आर स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज द बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल। ये 3 डायमेंशनल एंगल हमारे स्टीरेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, finally we are going to represent the third category of the SI systems or system internationals, which is the derived units. Those units which can be derived from the base and supplementary units are called the derived units. Some of them are represented as the force, work, power, pressure, electric charge and so on. Now students, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज 2 बेसिक कैटेगरीज में ब्रेक होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल, फोर्स हमारे पास एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और एक्सेलरेशन से ड्राइव हो रही है। नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वी नो दैट। नाउ न्यूटन, अगर हम अपने इस न्यूटन को एक्सप्रेस करें तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज रिप्रेजेंटिंग द values of mass and acceleration. Kilogram means mass and the acceleration is meter per second square. Now Newton is the combination of kilogram meter per second square. Similarly we have the work done which has the unit joules, and we know that the formula of work is force into displacement, F into D. Therefore joules equal to Newton into meter because of force into distance or displacement. Therefore we can represent the Newton into meter as kilogram meter square per second square. Now basically joules is the derived value and it has basic units kilogram meter square per second square. So joules is the derived form of the Newton into meter. Further, Newton into meter is also derived from kilogram meter square per second square. Similarly we have power, pressure, electric energy and electric charge and so on. Now students, we have very simple topic, scientific notations. Now we can simply define the scientific notations as writing numbers in the power of 10 or standard form, which is like m exponent or 10 power p is called the scientific notations. Here we have very simple examples. First one is 123.4 should be written as 1.234 exponent 2, and second one is 0.001234 should be written as 1.234
2, 3, 4 एक्सपोनेंट -3. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 10 की पावर में अपनी वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं. नाउ वी हैव rules for the scientific notations. So the first one is the full name of the unit does not begin with a capital letter even if named after a scientific. For example, we have Newton represents the name of the scientist, and Newton represents the unit name used for the force. Now here we have small n for the Newton, and in second part we have the symbol of unit name after scientist has initial capital letter. For example, capital N for Newton. Now we are going to represent the symbol of the unit name after the scientist. Has initial capital letters like capital N for the Newton. Also, we have another example, PA for the pascals, capital H Z for the hertz, and so on. Now we have third point, the prefix micro, milli, pico, and so on is written before the unit adjacent to the units. For example, 5 micrometers, and so on. Now the fourth point is the combination of the units is written each one space apart. Example, torque is equal to 50 Newton into meter. Now here we have one space apart values. Now fifth point is double, triple, and so on prefixes are not allowed. Example, 1 microfarad may be written as the 1 picofarad. The sixth point is when a multiple of base unit is raised to a power, the power applied to the whole multiple and not just the base unit. For example, 1 kilometer square, so we can write it as 1 kilometer square equal to 1 into 1000 meter or 10 power 3 meters, means 1 kilometer equal to 1000 meters. Therefore we are going to convert or change the kilometer into meters. So 1000 or 10 power 3 meter square. Now this square is applied on the 10 power 3 and also on this symbol m or meters. So finally 1 exponent 6 meter square. Now we have 7 point. Before substituting the values in the formula to calculate the final results, make sure that all the included physical quantities are expressed in their SI units. Now students, basically साइंटिफिक नोटेशंस को लिखने के ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह से समझ लें या इनको याद कर लें तो हम बड़ी आसानी से अपने साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं. तो इसकी अगर मैं आपको एक समरी दूं और इसको समराइज़ करूं
बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास जब भी फुल नेम आएगा किसी भी साइंटिस्ट का तो हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसके फर्स्ट वर्ड को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमारा साइंटिस्ट का नेम है उसका अगर सिंबल यूज हो रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे जो फोर्स की दी गई है न्यूटन की दी गई है, अगर हम फोर्स की यूनिट न्यूटन यानी कैपिटल एन यूज करने जा रहे हैं तो कैपिटल एन को हम कैपिटल करेंगे, यानी एन को हम कैपिटल करेंगे। इसी तरीके से पास्कल का पी और ए हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह हर्ट्ज का एच हमारे पास कैपिटल होगा। थर्ड पॉइंट में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस मौजूद होते हैं या प्रीफिक्सेस हमारे पास किसी भी वैल्यू के साथ होते हैं लाइक माइक्रो, मिली, पिको एंड सो ऑन, तो ये जितने भी प्रीफिक्सेस होते हैं इन तमाम प्रीफिक्सेस को हम अपनी वैल्यू से पहले लिखते हैं, यानी उसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट से पहले लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास 5 माइक्रोमीटर है, तो ये जो माइक्रो है ये मीटर से पहले लिखा हुआ है। नाउ फोर्थ पॉइंट में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी वैल्यू में 2 यूनिट्स का, जैसे इस एग्जाम्पल में न्यूटन इंटू मीटर है, तो यहाँ पर हम इनके दरमियान स्पेस देते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे जिस पॉइंट को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं वो यही है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस होते हैं तो हम उनको अलाउ नहीं करते और उन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे माइक्रो फैरेड है तो जो माइक्रो है उसकी वैल्यू है -6, अगेन वी हैव माइक्रो -6, तो अगर माइक्रो को करें तो ये 10 पावर -12 बन जाती है और 10 पावर -12 इक्वल होती है पीको के। तो इसलिए ये जो 1 माइक्रो फैरेड है हम इसको 1 पीको फैरेड रन कर रहे हैं। नाउ हमारे पास जो भी कन्वर्जन होती है, जैसे एग्जाम्पल हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और अगर उस पर कोई पावर है तो वो पावर जो उसकी 10 की पावर बनेगी, ये जो उसके नंबर्स होंगे, जो उसकी जो वैल्यू होगी, ये पावर उस पर तो अप्लाई होगी ही होगी, बल्कि उसके साथ जो यूनिट लिखी हुई है उसके ऊपर भी ये पावर अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर 10 पावर 3 इसके ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि ये ब्रैकेट में वैल्यू, और इस मीटर पे भी स्क्वायर है, तो फाइनली 2 इंटू 3 10 पावर 6 हो गई है और ये जो मीटर है इस पे भी ये स्क्वायर रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ फाइनल पॉइंट इज दिस कि हमारे पास जब भी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, तो हम अपनी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ हम अपने फाइनल फार्मूले में पुट करने जा रहे हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम एसआई यूनिट्स में रखते हैं, यानी सारी की सारी वैल्यूज़ एसआई यूनिट में होनी चाहिए और फिर उसके बाद हम उससे रिजल्ट फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, here we have 2 questions. First one is they define number pi, and second question is this: express the following quantities by using prefixes. Now first one is 4.0 exponent -4 meter. Second one is 15.0 exponent -8 seconds, and third one is 7.5 exponent -7 gram. Thank you so much students, have a good day.